अब तक हम पढ़ चुके हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी स्त्री शिक्षा के विरोधी जो हैं उनका खंडन करते हैं और कहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाना अति आवश्यक है, क्योंकि स्त्रियां जो है वह संसार की या परिवार की रीढ़ की हड्डी होती हैं। यदि वे अपढ़ रह जाए तो संसार की कभी उन्नति नहीं हो सकती। पुराने पंथी के जो लोग हैं वे कहते थे स्त्रियों को पढ़ाने से क्या है, घर का सर्वनाश हो सकता है। तो वे कहते हैं कि ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती। यहाँ तक देखो पुराने जो क्या कहें नाटक है, वहाँ पर भी नाटकों में भी जो स्त्रियों से बातचीत कराई जाती थी वह प्राकृत भाषा में ही कराई जाती थी। तो यहाँ पे उस ज़माने में संस्कृत जो है वह पंडितों की भाषा मानी जाती थी, पढ़े लिखे लोगों की भाषा मानी जाती थी, और प्राकृत जो है वह अपढ़ों की भाषा मानी जाती थी। यहाँ तक मतलब शकुंतला ने भी जो श्लोक रचे थे वह अपढ़ों की भाषा में ही थी, पर फिर भी क्या है उसको मान्यता दी गई है। अगर कहा जाए, क्योंकि उस ज़माने में देखिए जो लोग पंडित भी थे तो उनकी स्त्रियां भी तो पढ़ी लिखी ही हुआ करती थी, ऐसा नहीं है। पर हाँ, उनके द्वारा जब भी नाटकों में अगर कोई डायलॉग रहता था तो वो क्या है प्राकृत भाषा में लिखा जाता था, क्योंकि उस ज़माने में स्त्रियों को क्या है विद्यालय या महाविद्यालय जाने का शायद अधिकार नहीं था। पर इस बात का कभी तो जो लोग तर्क देते हैं कि नहीं, यहाँ तक आजकल के ज़माने में भी कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं स्त्रियों को पढ़ाना उचित नहीं है, शिक्षित लोग ऐसा कहते हैं, तो उसका ही वे खंडन करते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे, उसके लिए आप लोग पेज नंबर 32 खोलिए, पेज नंबर 32 एकदम फर्स्ट लाइन में पहुंच जाइए। वहां पर हम देखेंगे कि प्राकृत को जो है उस समय बोलचाल की भाषा मानी जाती थी। प्राकृत मतलब क्या है ना, आजकल की हम जो जिसे हम कहते हैं बोलचाल की मतलब लोकल लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, तो उस ज़माने में उस भाषा को मान्यता नहीं मिलती थी। मगर अगर ऐसा ही कहा जाए तो आजकल तो लोग सब जिनका मदर टंग होता है या लोकल लैंग्वेज होता है उसमें भी उन लोग अपनी लेखनी कलम चलाते हैं। तो इसके कारण अगर ऐसा है तो आजकल तो फिर किसी को मान्यता ही नहीं मिलती। आजकल संस्कृत में लिखने वाले कोई है ही नहीं, मतलब बहुत कम है, लिखते ना के बराबर हैं, पर फिर भी इस भाषा को मान्यता मिल रही है, प्राकृत भाषा को, जिसे हम बोलते हैं बोलचाल की भाषा अपनी। तो पेज नंबर 32 यहाँ पे देखो, सबूत तो प्राकृत के चलन में ही मिलते हैं। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा ना होती तो बौद्धों तथा जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते। तो उस जमाने में जो बौद्ध और जैनों के जो ग्रंथ हैं वो प्राकृत भाषा में ही लिखी गई थी। और भगवान शाक्य मुनि, उसको अंडरलाइन कर लो, शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्राकृत में ही क्यों धर्मोपदेश देते। तो भगवान जो है शाक्य मुनि, उनके चेले सभी ने क्या है प्राकृत भाषा में ही धर्म ग्रंथ का जो प्रचार किया था, वह धर्म का जो उपदेश दिया था वो प्राकृत भाषा में ही उन्होंने दी थी। कारण क्या था, प्राकृत भाषा बोलचाल की भाषा है। अधिकतर जो आम जनता है वे बोलचाल की भाषा समझते थे, पंडितों की भाषा नहीं समझते थे। संस्कृत जानने वाले बहुत कम लोग थे, मतलब सिर्फ पंडित लोग बोलते थे। तो आम जनता तक क्या है धर्म उपदेश पहुंचाने के लिए वे लोग प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। बौद्धों के त्रिपिटक, बौद्धों का जो धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक ग्रंथ की रचना भी प्राकृत भाषा में ही की गई। और इसका एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत को सर्वसाधारण की भाषा थी। तो प्राकृत जो है वो सर्वसाधारण मतलब आम जनता की भाषा थी, और इसीलिए गौतम बुद्ध ने भी सोचा कि उनकी जो धर्म पुस्तक है त्रिपिटक, तो अगर इसे प्राकृत भाषा में लिखी जाए, उनका धर्म प्रचार किया जाए तो क्या है आम जनता तक पहुंच पाएगी। अतएव प्राकृत बोलना और लिखना अपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं। तो प्राकृत अगर कोई बोलते हैं या लिखते हैं उसको हमें कभी भी अशिक्षित नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े जो धर्म गुरु हैं उन्होंने भी प्राकृत भाषा में ही लिखा। यहाँ तक उनके चेले जो हैं उन्होंने भी प्राकृत भाषा में ही धर्म उपदेश का प्रचार किया है। इसीलिए कभी भी इसको हमें अपढ़ों की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती
सेतुबंध महाकाव्य और कुमार पालचरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, वे यदि अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने की अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है। यदि ऐसे बड़े बड़े मुनि लोगों को अगर गंवार कहा जा सकता है तो आजकल के ज़माने के जितने भी अखबार हैं, जितने भी लेखक हैं, सभी को हम क्या समझेंगे? गंवार ही समझेंगे, क्योंकि वह अपने ज़माने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। क्योंकि आजकल के सभी तो अपने लोकल लैंग्वेज में ही, मतलब मदर टंग जो है, मातृभाषा में अखबार लिखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हम कह सकते वे लोग अपढ़ हैं। हिंदी, बंगला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत हैं। अच्छा, शौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थी। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते हैं। फिर प्राकृत बोलना अपढ़ होने का सबूत है, यह बात कैसे मानी जा सकती है? यदि कहा जाए कि भाई प्राकृत जो है अपढ़ों की भाषा है, तो यह बिल्कुल भी गलत है, इसे हम नहीं मान सकते। जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे, उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत न थी। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते, क्योंकि उस जमाने में जो संस्कृत बोली जाती थी वह सर्वसाधारण, मतलब आम जनता की भाषा नहीं थी, सिर्फ पंडितों की भाषा थी। यदि संस्कृत में वो लिखी भी गई है तो वह सिर्फ पंडित लोग ही समझते थे, आम जनता तक क्या है वह नहीं पहुंचता था। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया। और इसीलिए क्या हो गया, लोगों ने क्या नियम कर दिया, स्त्री लोग जो है प्राकृत में ही लिखेंगे या प्राकृत बातें ही बोलेंगे, और जो पंडित लोग हैं वह संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करेंगे। पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय न थी, तो इसको अंडरलाइन कर दो कि पुराने ज़माने में स्त्रियों के लिए क्या नहीं था, तो लिखोगे पुराने ज़माने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय न था। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में ना मिले तो क्या आश्चर्य। तो उस ज़माने में कोई विश्वविद्यालय ना था, पर क्यों? लेखक कहते हैं शायद क्या है, हमारे पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, पर हो सकता है, ऐसे तो कई चीज़ें हैं जिसका हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। तो और उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो सकता कहीं उल्लेख था विश्वविद्यालय के बारे में, पर वह इतने सालों में नष्ट हो गया हो, कोई नेचुरल कैलामिटी में नष्ट हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि पुराने ज़माने में विमान उड़ते हैं, उस ज़माने में, मतलब हम लोगों ने पढ़ा है कि पुराने ज़माने में विमान उड़ते थे, मतलब उस ज़माने का साइंस काफ़ी एडवांस था, पर उसका कोई तथ्य नहीं मिलता है। बताइए, उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र हमें नहीं दिखता कि भाई किस प्रकार विमान बनाते थे। तो इसका मतलब क्या हम कहेंगे कि उस ज़माने में साइंटिस्ट नहीं थे, या बड़े बड़े जहाज़ों का सवार होकर लोग देशांतरों को जाते थे, जो बड़े बड़े जहाज बनाते थे, तो ठीक है ना, इतना बड़ा जो जहाज बनाते थे उसका भी कोई रिटर्न कहीं हमें कुछ नहीं मिलता, पर बनाते तो थे लोग। इस प्रांत से उस प्रांत क्या है, इतनी दूर की जो सफ़र जो है वह करते थे जहाज में। दिखाइए, जहाज बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ पुराणवादी में विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देखकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडितों के नाम उल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गंवार समझ बनाते हैं। मतलब देखो, ये जो जहाज बनाते थे, विमान बनाते थे, इसका कोई हमें प्रमाण नहीं मिलता, पर हमें मालूम है कि उस ज़माने में भी जहाज जाया करता था। मतलब प्रमाण मतलब कि जहाज का है, विमान भी उड़ते थे, पर कोई रिटर्न कोई हमारे पास
लेखा जोखा कुछ नहीं मिलता, कोई ग्रंथ नहीं मिलता जिस पर लिखा हो कि इस प्रकार बनाया गया हो। तो इस तर्कशास्त्र और इस न्यायशीलता की बलिहारी वेदों को प्राय सभी हिंदू ईश्वरकृत मानते हैं। क्योंकि कोई हमारे पास लिखा जोखा कुछ नहीं मिलता, इसलिए वे क्या है कहते हैं, हो सकता है उस जमाने में भी क्या है विश्वविद्यालय हुआ करती थी जिसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है। आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी मैं आपको पार्ट 3 में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।